नमस्कार। आज हम एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। मतलब जो लोग भारत में कुछ सामाजिक बदलाव लाना चाहते हैं, उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ एक एनजीओ यानी गैर सरकारी संगठन कैसे शुरू किया जाए। जी। हमारे पास इसके लिए सोहन सिंह रावत जी का एक लिंक्डइन पोस्ट है। वो टैक्स और सलाहकार विशेषज्ञ हैं, तो उनका नज़रिया काफ़ी प्रैक्टिकल होगा। बिल्कुल। सोहन सिंह रावत जी का काम खासकर स्टार्टअप्स और एमएसएमई के लिए काफी जाना माना है और उनके पोस्ट में ना उन्होंने एनजीओ बनाने के कानूनी तरीकों और जो जरूरी कदम है उन पर रोशनी डाली है। हाँ, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसी जानकारी को थोड़ा सरल बनाएं, स्पष्ट करें, ताकि जो लोग सोच रहे हैं इस फील्ड में आने का उन्हें एक साफ रास्ता दिखे। सही बात है। क्योंकि अक्सर मन में जज्बा तो होता है, लगता है भी समाज के लिए कुछ करें, पर वो पहला कदम कैसे लें, कहाँ से शुरू करें, इसी में उलझन होती है। हाँ, खासकर कानूनी ढांचे को लेकर। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले इसी पर बात करते हैं। स्रोत के हिसाब से भारत में एनजीओ शुरू करने के लिए क्या मुख्य विकल्प है? कौन-कौन से रास्ते हैं? देखिए, अगर आप भारत में एक गैर लाभकारी मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं तो मोटे तौर पर 3 रास्ते बताए गए हैं। पहला है ट्रस्ट, अच्छा। दूसरा है सोसाइटी हम्म। और तीसरा है सेक्शन 8 कंपनी। हम्म। और तीनों के अपने अपने नियम हैं, अपने फायदे हैं और अपनी प्रक्रियाएं हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ट्रस्ट को समझते हैं। ये सुनने में काफी कह सकते हैं पारंपरिक तरीका लगता है। क्या कहता है स्रोत इसके बारे में? हाँ, ट्रस्ट असल में सबसे पुराने तरीकों में से एक है हम्म। और शायद सबसे सरल भी। इसे शुरू करने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए होते हैं, जिन्हें हम ट्रस्टी कहते हैं। सिर्फ 2 लोग? अच्छा। हाँ जी। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये मुख्य रूप से राज्य के कानूनों से चलता है। मतलब हर राज्य का अपना एक ट्रस्ट एक्ट हो सकता है और नियम थोड़े अलग अलग हो सकते हैं। ओह अच्छा, यानी ये केंद्र का कानून नहीं है। ज्यादातर राज्यों का अपना है, तो इसकी जो स्थापना की प्रक्रिया है वो बाकी 2 की तुलना में अक्सर थोड़ी कम जटिल मानी जाती है। कम जटिल होना तो बहुत आकर्षक लगता है, खासकर जब कोई बस शुरुआत ही कर रहा हो। पर क्या इसकी कुछ सीमाएं भी हैं? मतलब क्या ये हर तरह के एनजीओ के लिए ठीक है? हाँ, देखिए, सरलता का एक दूसरा पहलू भी होता है। क्योंकि नियम राज्य विशिष्ट हैं और ढांचा थोड़ा कम औपचारिक है, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि जो बड़े दानदाता हैं या कॉर्पोरेट्स हैं, वो शायद सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी को थोड़ी ज्यादा विश्वसनीयता दें। अच्छा। और एक और बात, अगर ट्रस्ट डीड, जो इसका मुख्य दस्तावेज है, वो बहुत ध्यान से ना बनाई गई हो, तो आगे चलकर संचालन में या नियंत्रण को लेकर कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। तो छोटे लोकल लेवल के प्रोजेक्ट्स के लिए तो ये बहुत अच्छा है, पर अगर बहुत बड़े स्केल पर काम करने का इरादा है तो शायद दूसरे विकल्पों पर भी सोचना जरूरी है। ये जरूरी पॉइंट है। चलिए अब दूसरे विकल्प पर आते हैं, सोसाइटी। इसके बारे में क्या जानकारी है? सोसाइटी के लिए कम से कम 7 सदस्यों की जरूरत होती है। 7? ट्रस्ट में 2 थे, यहाँ 7। जी, 7। और ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 मतलब सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर होती है। ये एक केंद्रीय कानून है, लेकिन राज्यों ने इसमें अपने संशोधन भी किए हैं। अच्छा। इसे अक्सर ट्रस्ट की तुलना में थोड़ा ज्यादा लोकतांत्रिक माना जाता है। लोकतांत्रिक कैसे? क्योंकि इसमें सदस्य ज्यादा होते हैं और आमतौर पर एक मैनेजमेंट कमेटी होती है जो चुनाव से चुनी जाती है, तो निर्णय प्रक्रिया में ज्यादा लोगों की भागीदारी होती है। अधिक लोकतांत्रिक, इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? क्या इससे फैसले लेना बेहतर होता है या कभी-कभी मुश्किल भी हो जाता है? ज्यादा लोग, ज्यादा विचार? सैद्धांतिक रूप से तो देखिए, ज्यादा लोगों की भागीदारी से विविधता आती है, जवाबदेही बढ़ती है। मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव इसे लोकतांत्रिक बनाते हैं। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकली अगर सदस्यों में मतभेद हो जाएं या लीडरशिप क्लियर ना हो, तो फैसलों में देरी या विवाद भी हो सकते हैं। ये तो है। पर यह भी सच है कि बहुत से सफल और बड़े एनजीओ सोसाइटी के रूप में ही चल रहे हैं। इसकी स्थापना प्रक्रिया ट्रस्ट से थोड़ी ज्यादा डिटेल्ड होती है। इसमें आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें उद्देश्य लिखे होते हैं, और रूल्स एंड रेगुलेशंस यानी नियम और विनियम जैसे दस्तावेज बनाने पड़ते हैं। दिलचस्प। तो यहाँ भी फायदे और संभावित चुनौतियां दोनों हैं। अब तीसरे विकल्प पर आते हैं, सेक्शन 8 कंपनी। स्रोत में कहा गया है कि इसे सबसे विश्वसनीय माना जाता है, ऐसा क्यों? सेक्शन 8 कंपनी ये कंपनी अधिनियम 2013 यानी कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर होती है। अच्छा, ये तो कॉर्पोरेट वाला एक्ट हो गया। जी बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि इसे कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA रेगुलेट करता है। इसके जो नियम हैं और जो कंप्लायंस मतलब नियमों का पालन करने की जरूरत है, वो ट्रस्ट और सोसाइटी के मुकाबले काफी ज्यादा सख्त होती हैं। सख्त?
जैसे कि? जैसे इन्हें नियमित रूप से अपनी फाइनेंशियल जानकारी और रिपोर्ट्स एमसीए को देनी होती हैं। ऑडिट करवाना अनिवार्य होता है। तो इसी सख्त निगरानी और पारदर्शिता की वजह से ना, जो कॉर्पोरेट डोनर्स हैं या विदेशी फंडिंग एजेंसीज हैं, उनके बीच इसकी विश्वसनीयता अक्सर सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, मतलब वो मानते हैं कि यहाँ गवर्नेंस के स्टैंडर्ड ऊंचे होंगे। बिल्कुल। उन्हें लगता है कि यहाँ चीजें ज्यादा व्यवस्थित होंगी। तो विश्वसनीयता का सीधा संबंध सख्त नियमों और निगरानी से है। लेकिन क्या इसका मतलब ये भी है कि इसे बनाना और चलाना ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा झंझट वाला काम? हाँ, ये इसका दूसरा पहलू है। सेक्शन 8 कंपनी बनाने की प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से ज्यादा जटिल होती है, ज्यादा खर्चीली भी हो सकती है। इसमें आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एओए तैयार करने होते हैं। ये क्या होते हैं? एमओए में कंपनी के उद्देश्य और बाहरी दुनिया के साथ उसके संबंध लिखे होते हैं, और एओए में कंपनी का आंतरिक प्रबंधन, सदस्यों के अधिकार, डायरेक्टर्स की शक्तियां, ये सब होता है। और अगर इसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह रजिस्टर करना है तो कम से कम 2 सदस्य चाहिए, और पब्लिक लिमिटेड के लिए कम से कम 7। ठीक है। और इसके अलावा जो नियमित कंप्लायंस का बोझ है वो भी ज्यादा होता है। जैसे बोर्ड मीटिंग्स करनी होती हैं, एनुअल रिटर्न फाइल करने होते हैं। तो ये संरचना उन संगठनों के लिए ज्यादा सही है जिनके पास संसाधन हैं और जो बड़े पैमाने पर काम करना चाहते हैं, खासकर कॉर्पोरेट फंडिंग के साथ। तो ये तो साफ हो गया कि तीनों संरचनाएं, ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी, इनके अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। और चुनाव करते वक्त संगठन का स्केल क्या है, लक्ष्य क्या है, कितने संसाधन हैं, इन सब पर सोचना होगा। जी बिल्कुल। चलिए अब प्रक्रिया के अगले हिस्से पर आते हैं। मान लीजिए किसी ने तय कर लिया है कि उसे ट्रस्ट बनाना है या सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी, संरचना चुन ली, तो उसके बाद असल में क्या कदम उठाने पड़ते हैं? आइए जरा इसकी बारीकियों को समझते हैं। हाँ, तो एक बार आपने संरचना चुन ली, उसके बाद सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है अपने संगठन के मिशन, विजन और उद्देश्यों को बिल्कुल साफ तौर पे तय करना। उद्देश्य तय करना मतलब आप किन सामाजिक समस्याओं को हल करना चाहते हैं, आपके टारगेट लोग कौन हैं, आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं। ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ये न सिर्फ आपके काम को दिशा देगी, बल्कि आगे जो रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेज बनाने हैं उनका आधार भी यही बनेगी। अच्छा, उद्देश्य तय हो गए, उसके बाद अगला कदम क्या है? आपने कहा है दस्तावेज बनाने पड़ेंगे, वो कौन से दस्तावेज? हाँ, उद्देश्य साफ होने के बाद आपको अपनी चुनी हुई संरचना के हिसाब से उसका जो गवर्निंग डॉक्यूमेंट है, मतलब शासी दस्तावेज, उसका ड्राफ्ट तैयार करना होता है। जैसा हमने पहले बात की थी। हाँ, अगर ट्रस्ट है तो उसके लिए ट्रस्ट डीड बनेगी। इसमें ट्रस्ट के उद्देश्य, ट्रस्टियों के नाम, पते, उनकी शक्तियां, कर्तव्य, लाभार्थी कौन होंगे, संपत्ति का मैनेजमेंट कैसे होगा, ये सब लिखा जाता है। ठीक है। अगर सोसाइटी है तो 2 मुख्य दस्तावेज होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें सोसाइटी का नाम, पता, उद्देश्य और फाउंडर्स के नाम होते हैं, और दूसरा रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसमें मेंबरशिप कैसे मिलेगी, मीटिंग कैसे होंगी, मैनेजमेंट कमेटी का चुनाव कैसे होगा, ये सब नियम होते हैं। ओके। और अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो उसके लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एओए बनाने होते हैं। एमओए उद्देश्यों को बताता है और एओए अंदरूनी मैनेजमेंट को। ये दस्तावेज बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यही संगठन के चलने का कानूनी आधार होते हैं। इन्हें बहुत सोच समझकर और स्पष्ट भाषा में बनाना चाहिए। सही बात है। ये तो एक तरह से संगठन का संविधान हो गया। इन्हें तैयार करने के बाद क्या होता है? इन्हें लेकर कहाँ जाना है? बिल्कुल, इन दस्तावेजों को तैयार करने के बाद अगला स्टेप है पंजीकरण, यानी रजिस्ट्रेशन। आपको अपनी संरचना के हिसाब से सही सरकारी अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन देनी होती है। कहाँ? मतलब किसके पास? अगर ट्रस्ट है तो आमतौर पर उस इलाके के सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में ट्रस्ट डीड को रजिस्टर करवाना होता है, जहां ट्रस्ट का ऑफिस है। अच्छा। अगर सोसाइटी है तो राज्य के रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के पास एप्लीकेशन देनी होती है। और सेक्शन 8 कंपनी, वो तो एमसीए के तहत थी। जी, सेक्शन 8 कंपनी के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय एमसीए के तहत जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी होता है, उसके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। अच्छा, ये ऑनलाइन होता है? हाँ, और इस पूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में आपके दस्तावेजों की जांच होती है और जो भी निर्धारित फीस है वो जमा करनी होती है। चलिए मान लिया पंजीकरण हो गया, संगठन कानूनी तौर पर बन गया, क्या काम खत्म या इसके बाद भी कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी रहती हैं? नहीं, काम खत्म नहीं होता। पंजीकरण तो बस पहला कदम है। इसके बाद कुछ और बहुत जरूरी चीजें करनी होती हैं।
सबसे पहले संगठन के नाम पर एक परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड बनवाना होता है। पैन कार्ड एनजीओ के लिए भी? जी हाँ, बिल्कुल। पैन कार्ड किसी भी फाइनेंशियल लेन देन के लिए और बैंक खाता खोलने के लिए अनिवार्य है। पैन मिलने के बाद किसी भी बैंक में संगठन के नाम पर एक करंट अकाउंट यानी चालू खाता खुलवाना होता है। सारे लेन देन इसी खाते से होने चाहिए। ठीक है, पैन और बैंक अकाउंट। और वो जो टैक्स छूट वाले रजिस्ट्रेशन होते हैं जैसे 12A और ATG, स्रोत में उनका जिक्र जरूर होगा, वो कब और कैसे होते हैं? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, खासकर अगर संगठन डोनेशन मतलब दान लेना चाहता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत दो खास रजिस्ट्रेशन हैं। बताइए। पहला है सेक्शन 12A रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन एनजीओ की जो इनकम होती है उसे इनकम टैक्स से छूट दिलाता है। अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं है तो एनजीओ की इनकम पर भी नॉर्मल टैक्स लग सकता है, भले ही वो दान से आई हो। अरे ये तो बहुत जरूरी है फिर। बिल्कुल। और दूसरा है सेक्शन 80G रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन दान देने वालों के लिए फायदेमंद है। जिन एनजीओ के पास 80G सर्टिफिकेट होता है उन्हें दान देने वाले लोग या संस्थाएं अपनी टैक्सेबल इनकम में से दान की गई रकम पर टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं। अच्छा, तो इससे लोगों को दान देने में प्रोत्साहन मिलता है। जी, तो ये दोनों रजिस्ट्रेशन लेने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अलग से अप्लाई करना होता है और इनकी मंजूरी मिलने में थोड़ा समय लग सकता है। आजकल तो 12A और 80G का रजिस्ट्रेशन एक साथ ही मिलता है, जिसे 12AB कहते हैं, और ये शुरू में 5 साल के लिए प्रोविजनल होता है, जिसे बाद में परमानेंट कराना पड़ता है। अच्छा, ये नया अपडेट है 12AB वाला। ठीक है, तो 12A एनजीओ की इनकम के लिए और 80G डोनर्स के लिए महत्वपूर्ण है, ये साफ हुआ। स्रोत में लगातार अनुपालन और पारदर्शिता मतलब कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी पर भी जोर दिया गया है। इसका क्या मतलब है, क्यों जरूरी है ये? ये शायद एनजीओ चलाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा लेना काफी नहीं है। संगठन को लंबे समय तक चलाना है, प्रभावी ढंग से चलाना है और अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी है, तो लगातार कानूनी और वित्तीय नियमों का पालन करना ही होगा, अनिवार्य है ये। इसमें क्या क्या आता है? इसमें कई चीजें शामिल हैं, जैसे सारे आय और व्यय का सही हिसाब रखना, मतलब प्रॉपर अकाउंटिंग। हर साल किसी क्वालिफाइड ऑडिटर से अपने खातों का ऑडिट करवाना। अच्छा, ऑडिट भी जरूरी है? जी, अपनी गतिविधियों और फाइनेंशियल स्थिति पर एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करना, समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। अगर सोसाइटी है तो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के पास, और सेक्शन 8 कंपनी है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास भी एनुअल रिपोर्ट्स और दूसरे दस्तावेज जमा करने होते हैं। और पारदर्शिता? पारदर्शिता का मतलब है कि आप जो काम कर रहे हैं, जो पैसा खर्च कर रहे हैं और उसका क्या असर हो रहा है, इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएं, जैसे अपनी वेबसाइट पर डालें या एनुअल रिपोर्ट में दें। छुपाने जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये अनुपालन सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो विश्वसनीयता की नींव है। बिल्कुल, खासकर आज के समय में जब डोनर्स और सरकार सब जवाबदेही मांगते हैं। अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो जुर्माना लग सकता है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है और सबसे बड़ी बात, संगठन की प्रतिष्ठा खराब हो सकती है। फिर फंड जुटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही बात। पारदर्शिता से ही दानदाताओं का और आम जनता का भरोसा बढ़ता है। स्रोत में एक प्रो टिप का भी जिक्र है जो इसी विश्वसनीयता से जुड़ा है, वो क्या है? हाँ, वो टिप इसी बात को कंफर्म करती है। स्रोत बताता है कि जो सेक्शन 8 कंपनी है वो अक्सर दानदाताओं और कॉर्पोरेट्स के बीच मैक्सिमम क्रेडिबिलिटी यानी अधिकतम विश्वसनीयता देती है। अच्छा, जैसे हमने पहले भी बात की, इसका कारण वही है, कंपनी एक्ट के तहत सख्त नियम और निगरानी। जो कॉर्पोरेट जगत है वो ऐसी संरचनाओं को प्रेफर करता है जहां उन्हें लगे कि उनका पैसा सही तरीके से इस्तेमाल होगा और जिसका हिसाब किताब बिल्कुल पारदर्शी होगा। लेकिन हमने ये भी देखा कि सेक्शन 8 कंपनी बनाना और चलाना ज्यादा जटिल है, तो यहाँ एक तरह का ट्रेड ऑफ है ना? विश्वसनीयता बनाम आसानी। निश्चित रूप से ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है जो फाउंडर्स को लेना होता है। अगर आपका लक्ष्य है कि आप बड़े पैमाने पर काम करें, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR फंड लें या विदेशी अनुदान लें, तो शायद सेक्शन 8 कंपनी बनाने में जो अतिरिक्त मेहनत और खर्चा लगेगा वो जायज़ है। लेकिन अगर आप छोटे लेवल पर काम करना चाहते हैं, अपनी लोकल कम्युनिटी के साथ, और प्रक्रिया को सरल रखना चाहते हैं, तो ट्रस्ट या सोसाइटी भी पूरी तरह से प्रभावी और सम्मानित हो सकते हैं। बहुत से सफल एनजीओ ट्रस्ट या सोसाइटी के रूप में ही काम कर रहे हैं। हाँ, ये भी है। अंत में बात यह है कि संरचना से ज्यादा महत्वपूर्ण संगठन का काम होता है और उसकी पारदर्शिता होती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है?
अगर हम संक्षिप्त में देखें तो मुख्य बातें क्या हैं? संक्षिप्त में भारत में एनजीओ शुरू करने के 3 मुख्य कानूनी रास्ते हैं। ट्रस्ट सबसे सरल, कम से कम 2 ट्रस्टी, राज्य कानून, सोसाइटी लोकतांत्रिक माना जाता है, 7 सदस्य, सोसाइटी एक्ट, और सेक्शन 8 कंपनी, सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट विश्वसनीयता, कंपनी एक्ट, लेकिन ज्यादा जटिल। ठीक है। संरचना चुनने के बाद मुख्य कदम है उद्देश्यों को साफ करना, सही गवर्निंग डॉक्यूमेंट बनाना, ट्रस्ट डीड, मेमोरेंडम, एओए, संबंधित अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन करवाना, पैन और बैंक खाता लेना, और टैक्स छूट के लिए 12A या अब 12AB और ATG रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना। और सबसे जरूरी रजिस्ट्रेशन के बाद लगातार कंप्लायंस और पारदर्शिता बनाए रखना। यहाँ एक दिलचस्प बात ये उभर कर आती है कि ये जो कानूनी ढांचा चुनना है और उसका पालन करना है, ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है। ये सीधे तौर पर संगठन की क्षमता, उसकी स्थिरता और उसके प्रभाव से जुड़ा हुआ है। एकदम सही कहा आपने। एक मजबूत कानूनी और न्यायिक ढांचा जो होता है, वो संगठन को एक ठोस आधार देता है। ये सिर्फ बाहरी लोगों जैसे डोनर्स और सरकार का विश्वास जीतने में ही मदद नहीं करता, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी संगठन को ज्यादा व्यवस्थित और जवाबदेह बनाता है। हाँ। जब नियम साफ होते हैं और उनका पालन किया जाता है, तो संगठन अपने मुख्य मिशन, अपने असली काम पर ज्यादा अच्छे से फोकस कर सकता है। विश्वसनीयता सिर्फ फंड जुटाने के लिए नहीं, बल्कि समुदाय का भरोसा हासिल करने और प्रभावी ढंग से काम करने के लिए भी जरूरी है। यही संगठन की लंबी सफलता की कुंजी है। तो हमने भारत में एनजीओ शुरू करने के अलग-अलग कानूनी ढांचों, ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी और उनकी स्थापना की प्रक्रिया को समझा। हमने देखा कि हर संरचना की अपनी खासियत है और चुनाव करते वक्त संगठन के लक्ष्य, उसका स्केल और संसाधन मायने रखते हैं। जी। विश्वसनीयता और बनाने की आसानी के बीच एक संतुलन साधना होता है, और रजिस्ट्रेशन के बाद पैन, बैंक खाता, 12A, ATG जैसे कदम और लगातार नियमों का पालन करना कितना जरूरी है, ये भी साफ हुआ। हाँ, ये सारी प्रक्रिया एक तरह से एक ढांचा तो दे देती है, लेकिन असली काम तो इसके बाद ही शुरू होता है। बिल्कुल। कानूनी ढांचा चुनना और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करना, ये तो निश्चित रूप से नींव रखने जैसा है। पर इससे एक अहम सवाल उठता है ना? हाँ, बिल्कुल। कि किसी एनजीओ की जो असली सफलता है, उसकी जो वास्तविक विश्वसनीयता है, क्या वो सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि उसने कौन सा कानूनी प्रकार चुना है? ट्रस्ट है, सोसाइटी है या सेक्शन 8 कंपनी? या फिर ये मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि वो संगठन जमीनी स्तर पर कितना असरदार काम कर रहा है, वो कितना पारदर्शी है, और जिन लोगों की सेवा करने का वो दावा करता है, उनके जीवन पर वास्तव में क्या सकारात्मक प्रभाव डाल पा रहा है। सही बात है। कानूनी ढांचा तो बस एक गाड़ी है, मंजिल नहीं। असली चुनौती तो उस गाड़ी को सही दिशा में ईमानदारी और प्रभावशीलता के साथ चलाना है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर एनजीओ शुरू करने वाले या चलाने वाले हर व्यक्ति को लगातार सोचते रहना चाहिए।